हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? लास्ट क्लास में हमने ईपीएस का रिवीजन स्टार्ट किया था लास्ट सेशन में, तो ये उसका क्या है, सेकंड पार्ट है। फटाफट से सुनो क्वेश्चन 12 17। इससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। मेरे पास ऑर्डिनरी शेयर कितने हैं? 40,000। 12% कन्वर्टिबल डिवेंचर है 10,000। एक एक शेयर देना पड़ेगा एक एक डिवेंचर के बदले में। 17 को ये क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ से तो ये बेसिक में ही आने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया, कन्वर्ट। तो जिस साल कन्वर्जन होता है उस साल क्या होता है, 40,000 मेरा बेसिक में ऑलरेडी है, और 10,000 के 17 को कन्वर्ट हुए तो 10,000 इंटू 9/12। तो बेसिक के लिए डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 40,000 तो पूरे साल के लिए 12/12, और 10,000 कितने टाइम के लिए, 9/12। अब डाइल्यूटेड इस साल के लिए क्या होगा, अगले साल के लिए इसका डाइल्यूशन में कोई फर्क ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही क्या होंगे, बेसिक में इंक्लूड होंगे। डाइल्यूटेड के लिए क्या आएगा, सबसे पहले बेसिक वाला नंबर उठा लो यहाँ पे, ठीक है। अब इतने टाइम तक ये क्या थे, डाइल्यूटेड थे। इतने टाइम के लिए तो क्या थे, पोटेंशियल थे ना। यहाँ से क्या बन गए, एक्चुअल। इतने टाइम के लिए पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर थे। तो नीचे डिवाइड में कितना जोड़ोगे, 10,000 इंटू 3/12। तो एक तरह से डाइल्यूटेड में ये पूरे साल के लिए जुड़ गए, क्योंकि 9/12 के थ्रू तो किस में आ गए, बेसिक में आ गए, और 10,000 इंटू 3/12। बट अब ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ से क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ है, तो इतने पीरियड के लिए तो किस में आएंगे, बेसिक में। 10,000 इंटू 9/12 तो बेसिक में आएंगे, और इस पीरियड के लिए क्या आएंगे, डाइल्यूटेड में। हालांकि डाइल्यूटेड में पूरे साल के लिए आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि डाइल्यूटेड में जब बेसिक में आ गए तो उतने पीरियड के लिए तो ऑलरेडी आ ही चुके थे बेसिक में, लेकिन यहाँ अलग से कितना जोड़ना, 10,000 इंटू 9/12, और ऊपर इंटरेस्ट कितने का आएगा, 10,000 इंटू 100 इंटू 3/12 का 10% इंटू 70% का 30% टैक्स रेट। पक्का? अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं। गोल्ड लिमिटेड क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 10 लाख इसके पास ऑर्डिनरी शेयर है और 6% कन्वर्टिबल बॉन्ड्स है 1 लाख के। और कब कन्वर्ट भी हो गए, 30 जून को। तो 1 अप्रैल से 30 जून, 3 महीने के लिए तो क्या है, पोटेंशियल है, और उसके बाद में क्या है, एक्चुअल। और कन्वर्जन रेशियो क्या है, 120 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 100 ईच। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, मेरे जितना आसान नहीं है। 50,000 रुपीज के क्या हुए कन्वर्ट, कितने के हुए, 50,000 के। और कितने, 250 का क्या है, प्रॉफिट टैक्स रेट कितनी है, 25%। प्रॉफिट कितने के हो गए, 250। ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं, 10 लैक्स। पहले से ऑर्डिनरी शेयर कितने हैं, 10 लैक्स। और 50,000 का ये रेशियो है कन्वर्जन का, और 9/12, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गए। तो 9 मंथ्स के लिए तो क्या है, ये यहाँ से तो क्या है, बेसिक में ही आएंगे। तो बेसिक के लिए ऑर्डिनरी शेयर आ गए, और ईपीएस आ जाएगा अकॉर्डिंगली डिवाइड करके। अब डाइल्यूटेड के लिए बताओ, डाइल्यूटेड के लिए टोटल कितने थे, टोटल कितने थे, 10 लाख ये तो है ही है। इसके अलावा ये 1 लाख के थे, जिसमें कन्वर्ट कितना हुआ है, 50,000। तो बैलेंस 50,000 तो पूरे पीरियड के लिए ही क्या है, डाइल्यूटेड है। तो 50,000 इंटू ये अनकन्वर्टेड शेयर। पक्का? और जो कन्वर्टेड वाले हैं वो कितने हैं, 50,000 इंटू 100/12 फॉर 3 मंथ्स। तो टोटल ऐसे है, टोटल कितने के हैं, 1 लाख। उसमें से 50,000 तो क्या है, पूरे साल ही क्या है, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर जो डाइल्यूटेड में आएंगे। और बचे हुए 50,000 यहाँ से बेसिक में आ गए। तो 50 बचे हुए 50,000 कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो पहले तो बताओ नंबर ऑफ शेयर्स में क्या बढ़ेगा, दिस प्लस ये 50,000 पूरे साल के लिए, और बचे हुए 50,000 कितने महीने के लिए, 3 महीने। तो ये डिनोमिनेटर फाइनल हो गया। अब ऊपर क्या जुड़ेगा, 50,000 का 6%, और 75% का वो कर दिया, 25% टैक्स रेट है। इनका तो पूरे साल का, और इनका 3 महीनों का। और अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। देखो बच्चों, 10 लाख शेयर्स क्या है, पहले से ही है इस कंपनी में, स्टार्टिंग से। तो 10 लाख क्या है, पूरे साल के एक्चुअल शेयर्स है। ठीक है, ये बेसिक में आएंगे। अब बचे हुए 1 लाख जो क्या है, डिवेंचर्स है, उसमें से 50,000 के डिवेंचर्स 3 मंथ्स के लिए क्या है, पोटेंशियल। डॉट 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 मतलब पोटेंशियल, और यहाँ से वो क्या है, एक्चुअल। और ये 50,000 क्या है, बचे हुए 50,000 पूरे साल ही क्या है, पोटेंशियल। तो देखो 10 लाख तो पूरे साल के लिए ले लिए, प्लस पहले वाले 50,000 कितने टाइम के लिए लिए, बेसिक में कितने के टाइम के लिए लिए, 9 मंथ्स के लिए, क्योंकि यहाँ से एक्चुअल थे। और डाइल्यूटेड में क्या ले लिए, ये बेसिक वाले शेयर ले लिए, प्लस उसमें स्टार्ट, ये डाइल्यूटेड का स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या है, बेसिक वाले। और उसके बाद में क्या है, ये 50,000 3 महीनों के लिए थे, और ये वाले 50,000 पूरे साल के लिए थे। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर ऑफ।
डक लिमिटेड एंड स्वान लिमिटेड। स्वान लिमिटेड के लिए सिर्फ डाइल्यूटेड निकालो। डक लिमिटेड में इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन कितने का है 252, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का कितना है 420, इससे प्रॉफिट इससे लॉस, नेट कितना रह गया ये रह गया। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बेसिक के लिए कितने हैं 80,000, और इंक्रीमेंटल कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग रिलेटेड टू स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस का मतलब इसॉप्स वाले, उससे कितने, इंक्रीमेंटल का मतलब जो जोड़ने होते हैं वो, तो डिनोमिनेटर में 60,000 बढ़ेगा। इसॉप्स में ऊपर क्या जुड़ता है कुछ नहीं, और नीचे क्या जुड़ता है विदाउट कंसीडरेशन वाले जो कितने हैं 16,000। तो इसॉप्स वैसे तो पक्का पक्का क्या करवाएगा डाइल्यूट ही करवाएगा, लेकिन अब पहले से ऊपर लॉस हो तो क्या होगा, देखो बेसिक 100 पहले प्रॉफिट है, बेसिक कितना आ गया 2, फिर इसॉप्स में मान लो 10 शेयर है तो ये पक्का क्या कराएगा डाइल्यूट, लेकिन पहले से क्या चल रहा है लॉस, तो ये बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या होगी -2, और ये कितना आएगा 50 + 10, तो ये लॉस पर शेयर क्या आएगा कम आएगा, करना एक बार कितना आएगा 100/60 1.66। अब आप मुझे ये बताओ कि ये एंटी डाइल्यूटिव है या नहीं, अर्निंग पर शेयर कम हो जाए तो डाइल्यूटेड है, लॉस पर शेयर कम हो जाए तो वो तो एंटी डाइल्यूटेड है, बेटर पिक्चर प्रेजेंट हो रही है, बोलो। तो अगर लॉस पर शेयर एंटी डाइल्यूटिव हो रहा है तो हमें रिपोर्ट नहीं करना होता है, मैंने तुम्हें बताया। डाइल्यूटेड हमेशा क्या आना चाहिए कम, बेसिक अगर 10 आ रहा है डाइल्यूटेड 11 आ रहा है तो डाइल्यूटेड हम कितना बताएंगे 10 ही बताएंगे। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या होनी चाहिए कम, लेकिन वो कहां पर चेक करना होता है, अगर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से डाइल्यूट हो रहा है और ओवरऑल भले ही क्या हो रहा है एंटी डाइल्यूट, तो आपको क्या करना होगा रिपोर्ट करना होगा। सुन लो लाइन, अगर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से क्या हो रहा है डाइल्यूट और टोटल मिला के क्या हो रहा है एंटी डाइल्यूट हो रहा है, तो भी आपको एंटी डाइल्यूट वाले को रिपोर्ट करना होगा। हमारे को चेक कहाँ करना है डाइल्यूट हो रहा है या नहीं, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, पक्का। अब देखो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से 250 डिवाइड बाय 80,000, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के प्रॉफिट कितने हैं 250 डिवाइड क्या कर दिया 80,000 3.1, और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कितना आएगा 250 डिवाइड बाय 96, ऊपर तो वही रहेगा 250 कंटिन्यूइंग का, और डिवाइड में कितना आ जाएगा इसॉप्स वाले शेयर और ऐड हो जाएंगे 96। तो क्या कंटिन्यूइंग ऑपरेशन पर ये डाइल्यूट हो रहा है या नहीं, यस। तो फिर ओवरऑल भले ही क्या हो एंटी डाइल्यूट हो रहा हो, ओवरऑल कितना है 168, लॉस पर शेयर कितना आ रहा है 2.1, और ओवरऑल में कितना हो रहा है 1.75, तो लॉस पर शेयर कम हो रहा है मतलब एंटी डाइल्यूट हो रहा है, तो भी आपको रिपोर्ट करना है। अगर कंटिन्यू चेक कर लो कंटिन्यू में कम हो रहा है यस, तो ओवरऑल जो आपको ईपीएस रिपोर्ट तो ओवरऑल करना है, उसमें क्या हो रहा है एंटी डाइल्यूट हो रहा है ना, तो भी आपको रिपोर्ट करना है। द इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज द कंट्रोल नंबर, चेक कहां पर करना है कंटिन्यू डाइल्यूट हो रहा है यानी, और देयर इज डाइल्यूजन इन बेसिक ईपीएस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डाइल्यूजन हो रहा है कैसे, ईपीएस क्या हो रहा है कम हो रहा है ना 2.625 हो रहा है 3.1 से 15 से, देयरफॉर इवन दो देयर इज एंटी डाइल्यूजन डाइल्यूटेड लॉस पर शेयर विल बी रिपोर्टेड, पक्का। लेकिन अब दूसरी कंपनी में ऐसा नहीं है, दूसरी कंपनी में पहले से कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में क्या आ रहा है लॉस आ रहा है, तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में लॉस आ रहा है तो क्या होगा कंटिन्यूइंग में एंटी डाइल्यूट हो रहा है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन कितने का है 1, एक सेकेंड 180 का लॉस है ना इसमें, तो डिवाइड बाय क्या करोगे इसके 96 लॉस पर शेयर, और डाइल्यूटेड निकालोगे कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का ही डाइल्यूटेड निकालोगे तो क्या होगा 96 + 25 600, तो जो भी है ये कम हो जाएगा लॉस पर शेयर, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो लॉस पर शेयर क्या होगा कम होगा, लॉस पर शेयर कम होना इज एंटी डाइल्यूजन, तो कंटिन्यूइंग में ही क्या हो रहा है एंटी डाइल्यूट हो रहा है, तो फिर कंटिन्यूइंग में ही क्या हो रहा है एंटी डाइल्यूट हो रहा है, कंटिन्यूइंग में एंटी डाइल्यूट हो रहा है तो फिर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, जो बेसिक आएगा वही क्या है डाइल्यूटेड। जैसे बेसिक आए 10 और डाइल्यूटेड 11 आए तो मुझे बेसिक को ही क्या मानना होता है डाइल्यूटेड, और कंटिन्यूइंग में अगर डाइल्यूट हो रहा है तो फिर क्या है एंटी डाइल्यूट है, तो फिर क्या है बेसिक वाला ही क्या है डाइल्यूटेड है। तो अब बताओ बेसिक अर्निंग कितनी आएगी इन दोनों का टोटल, जोड़ूंगा तो सही, ओवरऑल अर्निंग के हिसाब से बताऊंगा ना, पिछले में भी तो क्या बताया ओवरऑल अर्निंग के हिसाब से। चेक कहाँ पे करना है इन, इसमें अगर डाइल्यूजन है
तो भले ही ओवरऑल क्या हो, एंटी डाइल्यूटिव हो, तो भी मुझे ओवरऑल वाला है एंटी डाइल्यूटिव बताना है। इसमें डाइल्यूजन नहीं है तो क्या है, भले ही ओवरऑल में क्या हो डाइल्यूजन हो, मुझे बेसिक अर्निंग पर शेयर ही क्या बतानी है, डाइल्यूटेड। तो सेकंड केस में इसमें ही डाइल्यूजन नहीं है, क्यों? क्योंकि जैसे ही लॉस पर शेयर है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो एंटी डाइल्यूट हो जाएगा। तो ओवरऑल ले लो, बेसिक कैसे निकलेगा, इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय, सॉरी इन दोनों का टोटल तो ये आएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 96, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर 96, यही बेसिक है और यही क्या है, डाइल्यूटेड, यही क्या है, डाइल्यूटेड। पक्का? कंपनी पी है, इसमें क्या ऑर्डिनरी शेयर भी है और इक्विटी क्लासिफाइड प्रेफरेंस शेयर भी। तो भले ही इक्विटी क्लासिफाइड हो, ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए हमें क्या निकालना होता है, ईपीएस, जो एक्चुअल में ऑर्डिनरी शेयर है। ठीक है, रिकंसिलेशन ये है, कंपनी पीस के नेट प्रॉफिट इतने, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, पी एंड एल का बैलेंस। तो इक्विटी क्लासिफाइड जो प्रेफरेंस शेयर है वो हम सीधा कहाँ चार्ज करते हैं, उसका कोई भी चार्ज हो तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। तो इसका पीस नेट प्रॉफिट है, इसमें क्या नहीं चार्ज हो रखा, इक्विटी क्लासिफाइड चाहे वो डिवेंचर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, उनका कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं हो रखा। बट इक्विटी शेयर होल्डर के लिए क्या बचेगा, उनको भी चार्ज करने के बाद। तो इवन दो अमाउंट ऑफ इक्विटी क्लासिफाइड प्रेफरेंस शेयर विल बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इंस्टेड ऑफ पी एंड एल, बट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस नेट प्रॉफिट का जो आएगा उसके बाद इसको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो इनको कितना दिया इन्होंने, नॉन क्यूमुलेटिव है, 1.2 का डिविडेंड डिक्लेयर किया और वो पे भी कर दिया। कितने थे इक्विटी क्लासिफाइड, रेफरेंस शेयर कितने हैं, 5 लाख। तो जो भी अर्निंग आई उसमें से ये क्या कर दिया, माइनस कर दिया। पक्का? बोलो ना बच्चों। और ये सिंस ये इक्विटी क्लासिफाइड थे तो इनका प्रेफरेंस का अभी तक क्या नहीं हुआ, नेट प्रॉफिट में चार्ज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन वो क्या कर देंगे, ऑर्डिनरी शेयर हुए, एक्चुअल इक्विटी शेयर है, उनकी अर्निंग तो क्या होगी, उनके बाद ही बचेगी ना। डिवेंचर इक्विटी क्लासिफाई हो जाए या प्रेफरेंस इक्विटी क्लासिफाई हो जाए, किसके अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग। तो उनके चार्जेस फिर उनको जो भी देना है वो कहाँ शो करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में। बट ईपीएस निकालने के लिए उनको भी क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि उनके बाद किसका बचता है, प्रेफरेंस वालों का, इक्विटी शेयर होल्डर का। तो ये आ गया। अब दूसरा इसमें क्या है, इंडिया में ट्रेजरी शेयर नहीं होल्ड कर सकते। ट्रेजरी शेयर क्या होता है, किसी कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर खरीद के रख लिए, एक कंपनी अपना इक्विटी शेयर खरीदेगी तो उसको कैंसिल ही करेगी, अपने पास नहीं रख सकती। ठीक है, तो इंडिया से बाहर तो खरीद ही सकते हैं। ट्रेजरी शेयर का मतलब अपने इक्विटी शेयर कंपनी के पास है। तो आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 30 लाख ऑर्डिनरी शेयर है, ट्रेजरी मतलब खुद के पास ही पड़े हैं 5, तो आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 25। सिमिलरली ये बोनस इशू किया 150, ट्रेजरी वाला माइनस कर देना, कितना हो जाएगा 125। 2 लाख क्या कर लिए, रीपरचेज कर लिया, और 4 लाख क्या कर लिए, इशू। तो बस ये 25, बोनस को कितना मान लेना, एक 25। और बोनस को कब से लेना होता है, शुरू से। बाकी जो 2 लाख और रीपरचेज किए हैं, बायबैक किए हैं, उनको टाइम वेट करके दे देना। बस ट्रेजरी शेयर का मतलब क्या है, इसको मान लेना 25 लैक्स, इसको क्या मान लेना 125। बच्चों इसने बोला है कि डिविडेंड का टैक्स इंपैक्ट क्यों लिया है, तो डिविडेंड और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर डिडक्टिबल फॉर टैक्स पर्पसेस। लिखा हुआ है कि डिविडेंड का क्या है, डिडक्शन मिलता है टैक्स में, तो इसलिए 30% लिया। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। मित्तल मोटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। मित्तल मोटर्स के पास क्या है, 10 लैक्स नंबर्स है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। बस ये ध्यान रखना, अगर प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है तो उसका डिविडेंड कब है, कब माइनस होगा, हर साल का, हर साल, चाहे वो 10 सालों का एक साथ दे, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, किसी भी साल का नहीं दिया, मान लो 5वें साल दे रही है तो कंपनी को 5वें साल का देना पड़ेगा। तो क्या 5वें साल में सारा चार्ज करेंगे, नहीं। क्यूमुलेटिव है तो कंपनी उसका डिक्लेयर ना करे फर्स्ट ईयर में, तो भी उसको माइनस करोगे, बचे हुए के बेसिस पर क्या निकालोगे, ईपीएस। और मान लो 5वें साल में पहले सभी पांचों का दिया है, तो 5वें साल में किसका माइनस होगा, सिर्फ 5th ईयर का। फर्स्ट में फर्स्ट का, सेकंड में सेकंड का, थर्ड में थर्ड का, एक्रूअल बेसिस पर होगा, क्योंकि वो आज नहीं तो कल देना पड़ जाता है। अच्छा, नॉन क्यूमुलेटिव हो तो जब वो डिक्लेयर करे तभी करना है। पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, नॉन क्यूमुलेटिव, तो डिक्लेयर किया था। अब इसमें कंपनी ने कई सालों का एक साथ दिया है 15 करोड़, उसमें से 1.5 ही क्या है, करंट ईयर का है। तो करंट ईयर का ईपीएस कैसे निकालोगे, 1.5 माइनस करके, बस इतनी सी बात। बच्चों ये थ्योरी में कहानी लिख देना, और कितना माइनस करना है, 1.75 जो करंट ईयर का है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, मिताली मोटर्स के क्या है, कुछ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है। तो ये क्या है, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर, जो ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है। तो डाइल्यूटेड के लिए इसको कब से लेना है, अब अगर वो बीच में इशू किए थे तो इतने पीरियड के लिए डाइल्यूटेड है, और शुरू में इशू किए थे तो कब से है, पूरे साल के लिए। तो क्या ऑप्शन सही है,
एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड, और इफ लेटर इशू लेट किए हैं तो फिर क्या है, डेट ऑफ इशू ऑफ पोटेंशियल शेयर। तो सी सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, सीएबी लिमिटेड का हमें क्या निकालना है, ईपीएस। इसका प्रॉफिट फॉर द ईयर इतने, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इतनी है। तो जो एनसीआई को प्रॉफिट देते हैं वो हमारे ऑर्डिनरी शेयर को नहीं मिलता, तो इसको नहीं लेना। किससे स्टार्ट करना है, 42 या 39? 39। ओसीआई के ऊपर ईपीएस निकालता है। ओसीआई में जनरली कौन से होता है, रिवैल्यूएशन गेन, एनालाइज्ड गेन्स। तो ओसीआई वाले पार्ट से नहीं होते। किससे स्टार्ट करते हैं, सिर्फ हम पी इंडल से। तो इसका कुछ नहीं करना, इसका कुछ नहीं करना। किससे स्टार्ट करना आपको, 39,000 से। अब कंपनी के पास 20 लाख के इक्विटी शेयर थे, और 20 लाख नहीं, सॉरी 20 करोड़ के और 5 करोड़ के और इशू किए 1 जुलाई को। तो इनको वेट दे देंगे और इसको क्या है, पूरे साल के ले लेंगे। ठीक है, तो इनको 9 मंथ्स के हिसाब से ले लेंगे, इसको पूरे साल के। अब इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, डिविडेंड डिस्क्रिशनरी है। तो डिविडेंड डिस्क्रिशनरी है तो ये इक्विटी है। प्रेफरेंस शेयर भी इरिडीमेबल है तो इक्विटी क्लासिफाई किया है, तो प्रॉफिट निकालते समय इसको चार्ज नहीं किया होगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसका डिविडेंड अगर दिया है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। और कंपनी ने क्या लिखा हुआ है कि इसको क्या दिया है, कंपनी ने 0.05 पैसे का डिविडेंड दिया है। तो जो भी ईपीएस के लिए अर्निंग निकालेंगे इसको माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट निकालते समय इक्विटी वाले पार्ट को चार्ज नहीं किया होता। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में गया होगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर क्या क्लासिफाई हुआ है, इक्विटी। अब डिवेंचर्स था 8 करोड़ का, 6% कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। कब इशू किया है, 1 अप्रैल 1 को। हमारा ईयर कौन सा है, 12 या 23? 23। और रिडीम कब होना था इसको, इतना कितने रुपए का था, 18 करोड़ का। और कन्वर्ट होगा तो कितने शेयर देने पड़ेंगे, 10 करोड़। हम रेट दे रहे हैं 6%, मार्केट रेट कितनी है, 8%। पक्का। बट ये इंटरेस्ट तो ऑलरेडी हमारा क्या हो चुका है, चार्ज हो ही चुका है। तो ये तो डाइल्यूटेड में काम आएगा वापस ऐड करने में। अब इसने पूछा है फाइनेंस कॉस्ट कितनी चार्ज हुई है, अलग से पूछ लिया। तो कैसे करोगे, सबसे पहले जब हम इसकी पीवी निकालेंगे किसकी, 18 करोड़ की, 0.74, 4 साल बाद देने वाली, क्योंकि रिडम्पशन कब होना है, 4 साल बाद, अप्रैल से 5। और उसके बाद में 6% जो हर साल देना है, उसका 4 साल का क्यूमुलेटिव फैक्टर। तो वो वैल्यू कौन सी आ जाएगी, जो आप पे भी निकालोगे, ये वैल्यू कब की आएगी, 141 की आएगी। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर जब आप कर लोगे तो उसके बाद आपको पता होगा कि उसके बाद इस वैल्यू पर क्या लगता है, मार्केट रेट से इंटरेस्ट, जो इसका कितना आ रहा है, 13,515। और जो चुकता जाता है वो क्या होता है, लाइबिलिटी कम हो जाती है, तो ये बैलेंस ये आ जाएगा। अब इस साल का इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ ये पूछा इसने, तो इस साल का इंटरेस्ट इस वैल्यू का है। तो पहले तो हम है कहाँ पर, इस साल में। और इसने क्या, डिबेंचर की पहले यहाँ की वैल्यू निकाली, फिर इसके ऊपर बाई साइड में फिर से क्या लगाया, इंटरेस्ट टू कैश कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। इस साल का इंटरेस्ट ये चार्ज हुआ है। ठीक है, टू कैश क्लोजिंग बैलेंस ऐसे निकाल दिया, पूछा नहीं था। पक्का, अच्छा पूछा है, सॉरी, क्लोजिंग बैलेंस भी पूछा है और फाइनेंस कॉस्ट भी पूछा है। फिर बेसिक और डाइल्यूटेड। तो बेसिक के लिए ये माइनस किया, डिवेंचर का इंटरेस्ट माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि वो तो प्रॉफिट निकालते समय ऑलरेडी क्या हो चुका है, चार्ज 35। और डिवाइड में क्या आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स, पहले 20 करोड़ तो पूरे साल के जो नए इशू किए थे उनको। पक्का। अब डाइल्यूटेड के लिए क्या आएगा, प्रॉफिट ये आ गया। अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो 39 से। तो प्रेफरेंस का डिविडेंड तो चार्ज करना ही पड़ेगा, या तो डाइल्यूटेड के लिए स्टार्ट ही कहाँ से हो, 35 से। और उसमें क्या जोड़े, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स जोड़े। उसमें क्या जोड़े, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। तो इस बार इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ है, ये वाला, और नेट ऑफ टैक्स जोड़ दिया। डिवाइड में क्या आ जाएगा, जो बेसिक वाले शेयर है 20 करोड़ प्लस 5 करोड़ इंटू 9/12, ये तो लेने ही लेने, प्लस इनको कन्वर्ट करने पर जितना और देना पड़ेगा। पक्का। ये क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, देखो एबीसी लिमिटेड ने इशू किए 9% प्रेफरेंस शेयर्स, कितने रुपए पर, 10 पर। और रिडीम कितने पर करना है, 11 पर। तो कंपनी ने इसको लाइबिलिटी क्लासीफाई किया होगा, क्योंकि रिडीम में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला आना चाहिए इसके लिए पहले। और 11 लाख किस रेट से क्या बन जाएंगे, 10 लाख प्लस क्या है, हर साल कितना देना है, 90,000। तो 90,000 प्लस 11 लैक्स किस रेट से क्या बन जाएंगे, 10 लैक्स। उसकी EIR निकाल के उसने उसको क्या किया हुआ है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी की तरह से क्या किया हुआ है, अकाउंट फॉर। लेकिन अब कंपनी ने 12 रुपए दे दिए, किसकी बजाय, 11 की बजाय, क्योंकि उनको जल्दी हम क्या कर दिए, रिडीम कर दिए। तो इतना बाकी तक का खर्चा तो किसके अंदर इंक्लूडेड ही है, EIR में। तो वो तो चार्ज हो ही गया, लेकिन 11 के ऊपर जो 12 दिया, जो पहले से क्या नहीं था, एग्री ही नहीं था, तो वो अभी P&L में चार्ज नहीं हुआ, वो इक्विटी उसको क्या किया है, और चार्ज करना पड़ेगा। 1 लाख पर शेयर इन एक्सेस पेमेंट मेड बाय द कंपनी अमाउंटिंग टू रुपीज दिस।
इनोल, तो एक पर शेयर दे रहे हैं तो टोटल इतना हो गया, और ये भी क्या करनी पड़ेगी, डिडक्ट करनी पड़ेगी इस साल की अर्निंग में से, क्या निकालने के लिए, ईपीएस निकालने के लिए। एन एंटिटी इशूज 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर, कितने ऑर्डिनरी शेयर है 1 लाख, एक एक शेयर कितने रुपए का, 1 रुपए का, कंसिडरेशन कितने है, ढाई, और ₹1 इज फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ढाई, कैश कितने का, 1.7 वाज रिसीव्ड बाय द बैलेंस शीट डेट। तो अब ये शेयर पार्टली पेड है, पार्टली पेड का मतलब क्या है, पूरा पैसा नहीं आया, लेकिन अब पार्टली पेड को अगर डिविडेंड देते हैं तो उसको किस में इंक्लूड करेंगे, ईपीएस में, और डिविडेंड नहीं देते हैं तो उसको क्या कर देंगे, इग्नोर। अब सुनो, पहले मेरे पास कितने शेयर है, मान लो एक बार एग्जांपल लो, 50 कितने पीरियड के लिए, 500 शेयर है, और फेस वैल्यू 100 की है, एक बार आ कितने रखे उस पर 70, और बाद में उनके ऊपर बाद में फिर कितने मंगवा लिए 30। अब अगर ये क्या है, इसके अलावा जो शेयर है वो तो है ही है, अगर इन पर क्या नहीं देते हम, डिविडेंड नहीं देते तो इग्नोर कर दो, तो ऐसा तो होगा नहीं, ना भी दिया होगा तो भी आप क्या मान लेना, डिविडेंड में पार्टिसिपेट करते हैं, और वो दे ही देगा पहली बात। तब क्या करोगे, इनको इक्वल नंबर ऑफ क्या जोड़ लो, फुल्ली पेड शेयर। तो अगर एक शेयर की फेस वैल्यू 100 है तो कैसे करोगे, 500 पर 70 आए हैं तो कितने रुपए आए हुए, 3500। 100 रुपए का एक शेयर होता तो किसके इक्वलेंट है, 350 के। तो पहले इसको इक्वलेंट में जोड़ लो, फिर इसको भी किस में जोड़ लो, इक्वलेंट में, बाकी सेम हो जाएगा। फिर 350 कितने महीने रहे, 3 महीने, फिर 150 और इशू हो गए तो 500 कितने रहे, 9 महीने, या 350 पूरे साल और बचे हुए 150, दोनों तरीके से करें, पक्का। तो इसमें क्या है, आउट ऑफ 2.5 कितना आया है, 1.5, तो इसको इक्वलेंट नंबर में कैसे कन्वर्ट कर लोगे, 70,000 शेयर्स, पक्का। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ग्रुप का है, सब्सिडरी है और ग्रुप का है, तो एक होल्डिंग कंपनी है और एक क्या है, सब्सिडरी कंपनी। तो पहले खाली सब्सिडरी का और फिर सेपरेट पेरेंट का, नहीं किसका, ग्रुप का, सब्सिडरी को मिलाने के बाद क्या निकालना है, ईपीएस एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। पेरेंट्स के खुद के प्रॉफिट कितने हैं, 12,000, पेरेंट्स के ऑर्डिनरी शेयर है 10,000, पहले इसको छोड़ दो, पहले सिर्फ किसका निकाल लो, सब्सिडरी का। पेरेंट को तो सब्सिडरी के साथ मिला के ग्रुप का निकालना है, तो सब्सिडरी के प्रॉफिट है 5400, कितने शेयर है इसके, 1000, वारंट्स कितने हैं, 150, वारंट्स का मतलब फ्यूचर डेट पर आप सस्ते शेयर खरीद सकते हो, तो 10 और 20, एक्सरसाइज प्राइस कितने हैं 10, और मार्केट प्राइस कितने हैं 20, इस ऑप्शन जैसे ही है। तो क्या होगा, 150 इंटू ऊपर क्या आएगा 10 डिवाइड बाय 20, कितने कैश कंसीडरेशन पर है 75, तो फ्री के कितने 75, तो डिवाइड में 75, ऊपर कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, इसॉप्स के जैसे हैं डिट्टो, इसॉप्स में करते थे ना, सस्ते शेयर देने हैं बस। तो मार्केट प्राइस पर इशू होते हैं तो कितने होते हैं 75, लेकिन ये तो कब होगा, जब कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिक में तो ये काम का ही नहीं। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है 400, और एक एक का एक शेयर जाएगा, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, एक, ये इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन कुछ है नहीं, वो सब ना भी लिखा होता तो भी यही मानते। तो बताओ प्रॉफिट कितने दे रखे हैं 54, प्रेफरेंस को इसने क्या किया, डिविडेंड माइनस किया, प्रॉफिट का मतलब बिना प्रेफरेंस का डिविडेंड चार्ज किए हुए, इक्विटी मान ली, ठीक है, क्योंकि आगे कन्वर्ट हो रहा हो, तो -400, तो इक्विटी के लिए कितना बच गया 5000, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सब्सिडरी के 1000, तो कितना आ गया 5। अब जब सब कुछ डाइल्यूट हो जाएंगे तब क्या होगा, 5000 प्लस 400 क्या जुड़ जाएगा वापस, प्रेफरेंस जब कन्वर्ट हो जाएगा तो डिविडेंड नहीं लगेगा, तो वापस ऐड हो जाएगा 5400, डिवाइड में क्या है 1000 तो पहले से ही है, अब वारंट कन्वर्ट होंगे तो डिवाइड में क्या जोड़ते हैं, फ्री वाला पार्ट, तो कितने का 75, और प्रेफरेंस शेयर कितने हो जाएंगे, एक एक प्रेफरेंस शेयर कितने में था 400 इंटू 1, तो पहले वारंट और फिर प्रेफरेंस, वारंट का नीचे इंपैक्ट क्या होता है, नीचे जोड़ दो, ऊपर कुछ नहीं जोड़ना, फ्री वाला पार्ट, और प्रेफरेंस का क्या होता है, ऊपर डिविडेंड जोड़ दो और नीचे के नंबर ऑफ शेयर्स। अब दो पोटेंशियल है, तो इंस्टीट्यूट ने खुद ने भी नहीं किया, लेकिन कैसे करके चलन करना चाहिए, रैंकिंग से, कि पहले वारंट का देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रेशियो, फिर प्रेफरेंस का, लेकिन रैंकिंग से भी क्या होता है, डाइल्यूट होता है, मेरा चेक किया हुआ है, ठीक है। अब क्या हो, पेरेंट पर आओ बच्चों, क्योंकि ग्रुप का निकालना है, कितने पेरेंट के खुद की अर्निंग 12,000, कोई भी सब्सिडरी से आया हुआ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, खुद की अर्निंग कितनी है 12,000, खुद के शेयर कितने हैं 10,000। अब सब्सिडरी में इसके पास क्या क्या है, ऑर्डिनरी शेयर है 800, टोटल 1000 थे उसमें से 800 मेरे पास है, टोटल वारंट 150 थे उसमें से मेरे कितने 30, और उसके प्रेफरेंस शेयर कितने थे टोटल 400, उसमें से मेरे पास क्या है 300। ये मेरे इन्वेस्टमेंट्स है या क्या है, ये मेरी किस साइड में आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट साइड में आ रहे हैं,
मैंने सब्सिडरी में इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरा खुद का कोई पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर नहीं है, मेरे खुद का ऐसा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वगैरह नहीं है, तो इसलिए इसने खुद की पूछी भी नहीं, ये खुद की अर्निंग क्या हो जाएगी, डाइल्यूटेड कुछ आएगा नहीं, खुद का तो है नहीं, तो वहां से डाइल्यूट होगा तो ही मेरा क्या होगा, डाइल्यूट। तो पहले मेरी अर्निंग सोचो, बेसिक अर्निंग शेयर 12,000 तो मैंने अकेले ने कमाए, खुद के कितने कमाए, 12,000। ये 12,000 समझ में आते हैं, प्लस उसमें मेरे कितने शेयर है, 800 इक्विटी शेयर है ना, और प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, 300। वारंट तो जब शेयर में कन्वर्ट होंगे तब से ही मेरे पैसे आएंगे, अभी तो ये क्या है, वारंट है, वारंट का मतलब मैं खरीद सकता हूँ, तो 800 क्या है इक्विटी और 300 क्या है प्रेफरेंस, तो उससे क्या आएगा, उससे 5 रुपए का पर शेयर क्या है ईपीएस है, तो मेरे 800 शेयर पर कितना आएगा 4,000, 800 शेयर पर 43 में से 4,000 तो समझ में आ रहा है, और 300 प्रेफरेंस है जिस पर वो पर शेयर एक दे रही है, तो मेरी अर्निंग उसके थ्रू कितनी आ रही है, 12 तो मेरी अकेले अकेले की है, उसमें टोटल अर्निंग 5,000 थी, तो उसका 80% मेरा है, तो मेरे को पहले तो मेरे ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए क्या है, 12,000 तो हमारा खुद का ही कमाया हुआ है, वहां से 4,000 तो किसका आएगा, इक्विटी का। चाहे ऐसे मान लो कि उसकी अर्निंग 5,000 है तो उसका 80% मेरा है, नहीं तो पर शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास 800 शेयर है, वो पर शेयर कितना कमा रही है 5, तो मेरा कितना है 4, फिर मेरे उसमें प्रेफरेंस शेयर है 300 और वो पर शेयर कितना देगी 1, तो ये मेरी ऊपर की क्या आ गई अर्निंग, डिवाइड में मेरे शेयर कितने हैं 10,000, तो बेसिक आ गया ये। अब मेरे कोई पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर नहीं है, लेकिन मेरी सब्सिडरी के क्या है पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है, तो जैसे ही वो पोटेंशियल क्या होंगे कन्वर्ट होंगे तो मेरे को भी तो कम आने लग जाएगा। अभी मेरे को 5 आता है, लेकिन आगे क्या आता है, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर के बाद कितना आएगा 3.66 आएगा। जब सब्सिडरी अपने पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर क्या हो जाएगी और एक्चुअल ऑर्डिनरी बन जाएगा, तो मेरे को सब्सिडरी से कम आने लग जाएगा, तो अभी मैं 12,000 कमा रहा हूँ, आगे सब्सिडरी से 800 शेयर पर कितना आएगा, अभी तो मैंने 800 इंटू 5 जुड़ा हुआ है ना इसमें, ये आएगा। और फिर मेरे पास जब सब्सिडरी के प्रेफरेंस कन्वर्ट हो जाएंगे तो मेरे पास भी तो वो क्या बन जाएंगे, इक्विटी बन जाएंगे, तो मेरे पास कितना आएगा 300 इंटू 3.66। अभी तो वो प्रेफरेंस ही है, सब्सिडरी के अंदर मेरा प्रेफरेंस ही है, तो अभी तो उससे 1 रुपया आता है, लेकिन जैसे ही वो प्रेफरेंस क्या बन जाएंगे इक्विटी, तो सब्सिडी का क्या होगा, सब्सिडरी से मुझे क्या क्या मिलेगा, जैसे ही सब्सिडरी के सारे पोटेंशियल क्या कर देगी, प्रेफरेंस शेयर को किस में बदल देगी, इक्विटी में। जैसे ही सब्सिडरी इस वारंट को भी क्या कर देगी, इशू कर देगी, तो क्या होगा, मेरे पास क्या नहीं रहेगा, ये 800 शेयर नहीं रहेंगे, प्रेफरेंस भी इक्विटी बन जाएंगे और वारंट भी क्या बन जाएंगे, इक्विटी। तो फिर मेरे को उसके पास से क्या क्या आएगा, और अभी तो क्या आ रहा है 12,000 ये आ रहा है, प्लस क्या आ रहा है 800 का तो इक्विटी डिविडेंड 5 का, प्लस क्या आ रहा है 300 का प्रेफरेंस डिविडेंड 1 रुपए का। लेकिन जब ये सब इक्विटी बन जाएंगे तब क्या आएगा, 12,000 तो मेरा खुद का कमाई है, 800 का इक्विटी डिविडेंड, बट कितना आएगा उसका डाइल्यूटेड वाला ईपीएस, और 300 भी प्रेफरेंस भी इक्विटी बन जाएंगे तो ये आएगा, ये न्यूमरेटर है सारा का सारा और डिनोमिनेटर में है। और वारंट कैसे देख लेना, है मेरे पास 30, लेकिन वो इक्विवेलेंट किसके हैं 15 के, वो इक्विवेलेंट किसके हैं 15 के, आधे है ना, आधे रुपए पे इशू हो रहे हैं ना, तो कौन से वाला देख लेना, पेड पार्ट वाला। तो ऊपर क्या करना है, फटाफट से एग्जाम ओरिएंटेड बात करो, बेसिक ईपीएस के लिए क्या करना है, खुद की अर्निंग प्लस जो जो मेरा इन्वेस्टमेंट अभी है जिस फॉर्म में है तब तब कितना आएगा, तो किस फॉर्म में, इक्विटी वाला 800 इंटू 5, प्रेफरेंस वाला कितना है 300 पर एक शेयर, वारंट से अभी कुछ नहीं आता डिवाइड में, डाइल्यूटेड के लिए क्या मान लेना, जो भी इन्वेस्टमेंट मेरा उसमें है वो सब क्या बन चुका है इक्विटी, तो 800 पर इक्विटी आएगा, बस मल्टीप्लाई किससे करते हैं ना डाइल्यूटेड वाली से, 800 पर 3.36 3.66, इसके अलावा क्या है, वारंट भी क्या बन गए, इक्वलेंट नंबर ऑफ शेयर 30 है मेरे पास, लेकिन मानना क्या 15, और प्रेफरेंस भी क्या बन गई है, डिवाइड में दोनों में 10,000 आएगा, क्योंकि मेरा खुद का पोटेंशियल ओनर शेयर कुछ भी नहीं है। हाँ बच्चों, अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 18, सुपर डुपर सुपर हिट क्वेश्चन, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये कराया हुआ, ठीक है। इसमें क्या है, बेसिक भी है और क्या है, डाइल्यूटेड भी है, ऑब्वियसली बात है, सब में ही हो रहा है वो तो, लेकिन नया क्या है, एक तो कॉन्टीजेंटली इशुएबल शेयर्स, दूसरा क्या है क्वार्टरली ईपीएस, और तीसरा क्या है कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूइंग। सारा चीजें इंस्टीट्यूट को लगा कि क्या है, बच्चा बहुत ही ज्यादा क्या हो गया है होशियार, तो उसको औकात पे ला दे, ठीक है। तो क्वार्टरली भी है, प्लस क्या है कॉन्टीजेंटली इशुएबल शेयर्स, प्लस क्या है बोलो, कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूइंग वाला एडजस्टमेंट। एक कंपनी है जिसके ऑर्डिनरी शेयर कितने इशू कर रखे हैं 10 लाख,
ठीक है, कोई ऑप्शन कन्वर्टिबल और कुछ नहीं है, ऐसा कोई पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर नहीं है। एग्रीमेंट हुआ इसका रिसेंट बिजनेस कॉम्बिनेशन में, जिसमें उसने क्या बोला कि एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर्स देंगे। मैंने तुम्हारा बिजनेस खरीदा, तुम पैसे ज्यादा मांग रहे हो, मैं कहा इतना ज्यादा थोड़ी होता है, तो तुमने बोला कि देख लेना सर आपका काम आगे बढ़ेगा, तो मैंने कहा पक्का बढ़ेगा, तो मैं आपको दे दूंगा। और मैंने शर्त क्या रखी, मैं तुम्हें 5,000 एक्स्ट्रा शेयर दे दूंगा अगर तुम्हारे बिजनेस से मेरे को क्या है और रिटेल साइट खुल गई। जैसे एडिडास खरीद रहा है मान लो रिबॉक को, तो रिबॉक को क्या बोल रहा है कि अगर और रिटेल के स्टोर खुल गए अगले साल, सेल बढ़ेगी तभी खुलेंगे, तो मैं आपको 5,000 और दे दूंगा। किसके लिए? फॉर ईच न्यू रिटेल साइट ओपन। प्लस क्या है, 1,000 एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर दूंगा फॉर ईच 1,000 फॉर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ। अगर प्रॉफिट इससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा, 1,000 शेयर दूंगा हर 1,000 रुपए के एक्सेस प्रॉफिट के लिए। किससे ज्यादा? 20 लाख से ज्यादा। तो 20 लाख से ज्यादा अगर 500 रुपए प्रॉफिट हुआ तो कितने शेयर और दे दूंगा? 500। ठीक है, 1,000 पर 1,000 मतलब 500 पर 500, मतलब सीधी सी बात। पक्का? तो एक तो तुम्हारा बिजनेस से मुझे आगे प्रॉफिट ज्यादा हो गए तो मैं तुम्हें और शेयर दूंगा। एक क्या है, रिटेल साइट्स और ओपन हो गई तो मैं तुम्हें और शेयर दूंगा। रिटेल साइट एक्चुअली कब कब ओपन हुई? यहाँ पर कंसोलिडेटेड ईयर टू डेट प्रॉफिट। ईयर टू डेट का मतलब इस तक का, 31 मार्च तक का, फिर 30 जून तक का, फिर 30 सितंबर तक का, और फिर 31 मार्च तक का। ठीक है, तो ये क्यूमुलेटिव है। तो पहले क्वार्टर का तो 11 ही है, दूसरे क्वार्टर का क्या है? 23 माइनस 11, 12 लैक्स। 11-12 समझ में आ गया। फिर तीसरे क्वार्टर का कितना है? 19 लाख। तो 23 में से कितना गया? 19, तो कितना आ गया? 4 लाख। और 4.5 डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस का लॉस है, तो इस क्वार्टर में पूरा कितना प्रॉफिट हुआ है? 4 लाख का, जिसमें 4.5 डिसकंटिन्यूइंग का क्या है? लॉस। तो इसका मतलब क्या है? 50,000 क्या है कंटिन्यूइंग का प्रॉफिट। मेरे टोटल प्रॉफिट कैसे आ रहे हैं? 23 थे, 19 कैसे हो गए? तो 4 लाख का लॉस। 4.5 का तो डिसकंटिन्यूइंग से है, मतलब कंटिन्यूइंग से क्या है? प्रॉफिट। और उसके बाद में 29 से 19 से कितना हो गया? 29, तो 10 लाख अलग, और ये हो गया। पक्का? अब कॉन्टिजेंटली इशुएबल शेयर क्या होते हैं? जिसका खुद को ही नहीं पता वो इशू होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, उनका प्रॉब्लम किस में आएगा? डाइल्यूटेड में आएगा। किस में नहीं आएगा? बेसिक में। बेसिक में तो जब जब वो इशू होंगे तब तब ले लो। फर्स्ट में को एक रिटेल स्टोर ओपन हो गया 1 सितंबर को, दूसरा रिटेल स्टोर ओपन हो गया। प्रॉफिट वालों को छोड़ो एक बार, तो फर्स्ट क्वार्टर में तो कुछ हुआ नहीं, यहाँ पर हुआ। तो फर्स्ट क्वार्टर में बेसिक कितना ले लो? 10 लाख। दूसरे क्वार्टर में कितना ले लो? 10 लाख। फिर 5,000 जैसे रिटेल स्टोर ओपन हुआ, और दूसरे क्वार्टर में 5th और 6th 2 महीने रह गए, तो 5,000 इंटू 2/3। जब क्वार्टर निकालते हैं तो क्या है? डिवाइड में क्या आएगा? 3। अब अगले क्वार्टर के तो शुरू में ही कितने हैं? 10 लाख। और 5,000 तो पहले दिन ही, इस क्वार्टर के तो शुरू में ही है ना, तो 10 लाख 5,000 प्लस एक यहाँ इशू हो गया, तो इसका एक महीना रह गया, तो 5,000 इंटू 1/3। और अगले क्वार्टर के शुरू में कितना है? 10-10। तो इनको सोल्व कर लोगे तो इंस्टीट्यूट का आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? मैच। तो बेसिक में तो कोई इशू ही नहीं है। पहले कितने ले लिया? इसका थोड़ा सा वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग है और इंस्टीट्यूट की प्रॉब्लम है, तो आप इसके जैसे ही करना। 10 लाख, अगले में 10 लाख प्लस 5,000 इंटू 2/3। अब अगले के शुरू में ही कितना था? 10 लाख 5,000, लेकिन इसने इसमें कितना ले लिया? 10 लाख। और इसके अंदर 5,000 को ले लिया, प्लस क्या कर लिया? 5,000 इंटू 1/3। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, अगले क्वार्टर के शुरू में 10/5 है, तो यहाँ कितना आएगा? 5,000 इंटू 1/3 ऐड कर लेना। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि वो रिटेल वाला मैं अलग ले रहा हूँ, इसमें 5,000 पूरे 3 महीनों के लिए ले लिया, क्योंकि वो तो शुरू से ही है। प्लस क्या है? 1/3 अलग ले रहा हूँ। 5,000 इंटू 1/3, फिर 10,000। पक्का? समझ गए? अब जो अर्निंग बेस्ड कॉन्टीजेंसी होती है ना, ये 20 लाख से ऊपर होने पर मैं तुम्हें क्या दूंगा? शेयर दूंगा। तो 20 लाख से ऊपर यहाँ हो गए, क्या मैं शेयर दे दूं? नहीं, आगे लॉस भी तो लग सकते हैं। तो वो तो जब तक आखिरी दिन नहीं आता तब तक वो कॉन्टीजेंसी रिजोल्व होगी नहीं, तो शेयर नहीं दिए जाएंगे। जैसे यहाँ इसको प्रॉफिट हो गए थे, लेकिन अगले क्वार्टर के बाद फिर से क्या हो गया? 20 लाख से कम हो गया। तो और अर्निंग कब होनी चाहिए? ईयर एंड तक। तो भले ही 20 लाख पहले महीने में भी एक्सीड हो जाए, तब भी क्या होगा? आगे लॉस हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं, वो तो आखिरी दिन अगर 20 लाख से ज्यादा हुए तब शेयर दिए जाएंगे। तो बेसिक में ये कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बिल्कुल आखिरी दिन के लिए आएगा। तो इसने नोट लिख रखा है कि अर्निंग कॉन्टीजेंसी हैज नो इफेक्ट ऑन बेसिक अर्निंग पर शेयर, बिकॉज ये सर्टेन नहीं है कि कंडीशन सेटिस्फाई होगी अनलेस ईयर एंड आ जाए। क्यों? क्योंकि पहले प्रॉफिट हो भी गया 20 से ज्यादा, तो कल को मैंने शेयर इशू कर दिया, बाद में ईयर टू डेट प्रॉफिट 20 लाख से नहीं रहे, क्योंकि आगे लॉस लग गया। तो इसलिए कह रहा है कि इफेक्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि एक दिन के लिए लेना है लास्ट डे के, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, तो सीधी सी बात,
पेपर की कि बेसिक में कुछ मत लेना, किसका, अर्निंग कॉन्टीजेंसीज का और रिटेल कॉन्टीजेंसीज का, ऐसे ऐसे लेना। कैसे लेना, इस क्वार्टर का 10, अगले क्वार्टर का 10 प्लस 5000 2/3। अब अगले क्वार्टर का कितना होना चाहिए, 10 5। इंस्टीट्यूट क्या लिखता है स्टार्टिंग में 10, 5000 अलग जोड़ता है नीचे वाले पार्ट में, 5000 प्लस 5000 का 1/3। अगले में फिर से कितना लिखता है, 10 लाख, और नीचे वाले पार्ट में क्या जोड़ता है, 10,000। वैसे डब्बा बना देना इनका ताकि इनको दिक्कत ना हो। हाँ बच्चों, डाइल्यूटेड में कैसे करना है, किसका, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स जो कॉन्टिजेंटली इशुएबल है। कॉन्टिजेंटली इशुएबल का मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी, रिटेल साइट खुले ना खुले हमें नहीं पता, प्रॉफिट एक्सीड हो या नहीं हो। तो उसमें क्या करना है, अगर एंड ऑफ द कॉन्टिजेंट मतलब रिपोर्टिंग पीरियड जो क्या है, अगर रिटेल साइट खुल चुकी है तो डाइल्यूटेड में उस पूरे क्वार्टर के लिए लेना है। एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड अगर क्या है, कॉन्टिजेंसी का जो भी आउटकम होता तब आप क्या करते हैं वो लेना है। जैसे इस क्वार्टर के एंड तक क्या है, रिटेल साइट ओपन हुई या नहीं हुई, नहीं हुई, तो इसमें कोई भी नहीं लेना। डाइल्यूटेड के लिए, डाइल्यूटेड के लिए इसमें रिटेल साइट यहाँ ओपन हुई, बेसिक के लिए तो इतना है, तो इतने पीरियड के लिए क्या है वो डाइल्यूटेड। तो इतने पीरियड के लिए अगर देखो आप कैसे करोगे, बेसिक के नंबर ऑफ शेयर्स कैसे उठाओगे, ये वाले डिनोमिनेटर में क्या करोगे, सबसे पहले ये लोगे, बोलो, प्लस क्या बोलोगे, इतने पीरियड तक फिर वो क्या थे, पोटेंशियल। तो 5000 इंटू 1/3 क्या लोगे, पोटेंशियल। तो ये होगा क्या, 5000 इंटू 3/3। तो वो कह रहा है अगर एंड ऑफ द पीरियड शेयर इशू हो चुके हैं तो क्या है, एंड ये मान लो कि ये ईयर एंड है और कंटीजेंसी सेटल होगी, यही क्या है, कॉन्टीजेंसी सेटल होगी यहीं पे। तो क्या कर लो, अगर यहाँ इशूड है तो पूरे पीरियड के लिए इशूड है, यहाँ इशूड नहीं है तो पूरे पीरियड के लिए इशूड नहीं। तो बताओ रिटेल साइट वाला पहले क्वार्टर के एंड में कितना ले लेंगे, 0। दूसरे क्वार्टर के एंड में 5000 इशू हो गए, तीसरे क्वार्टर के एंड में और 10, और यहाँ 5 10 तो पूरे थे ही, इस क्वार्टर के एंड में तो थे ही ना 10 के 10। तो इसका रिटेल साइड का ऐसे हो गया, बस क्वार्टर एंड ही क्या है, सेटलमेंट हो गया कॉन्टीजेंसी का। अगर आपने सेटलमेंट में देने पड़ते हैं तो पूरे क्वार्टर के लिए लेने हैं। अब क्वार्टर एंड ही क्या होता, सेटलमेंट हो जाता, तो यहाँ अर्निंग वाले देते नहीं, यहाँ अर्निंग वाले देने पड़ते आपको। अर्निंग 20 लाख से क्या चलेगी ऊपर, तो क्वार्टर एंड ही सेटलमेंट होता तो अर्निंग वाले कितने हो गए, 23 लाख अर्निंग होगी तो 3 लाख देते। अगले क्वार्टर के एंड में अर्निंग फिर खत्म हो गई, 19 हो गई, तो अगले क्वार्टर में कुछ भी नहीं। अगले क्वार्टर में अर्निंग कितनी होगी, 29 लैक्स, तो 20 से ऊपर कितने हैं, 9 लाख, और 1000 पर 1000 शेयर है तो 1 पर 1। तो कॉन्टीजेंस में ऐसे लेने हैं। अब सुनो, थर्ड क्वार्टर को चेक करो, 4 लैक्स का लॉस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, 10 लाख में 667 जुड़ा हुआ है, और इसमें थर्ड क्वार्टर में कितना जुड़ा हुआ है, 10 लैक्स में 10,000। तो लॉस पर शेयर क्या हो जाएगा, कम। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी डाइल्यूटिव। लेकिन तब भी रिपोर्ट करना है, क्यों रिपोर्ट करना है, क्योंकि कंट्रोल नंबर क्या है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में इस पीरियड में क्या है, 50,000 का प्रॉफिट। थर्ड क्वार्टर की अगर बात करूं तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में क्या होता, 10,000 डिवाइड बाय ये वाली अमाउंट आती 100,6667, और उसमें क्या आता 10 लैक्स में कितना आ रहा है, पूरा आ रहा है थर्ड क्वार्टर में 10,000, तो ये 50,000 है। इस क्वार्टर में कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से तो 50,000 का प्रॉफिट है ना, क्यों, क्योंकि 29 और 19 का गैप, सॉरी 23 और 19 का गैप कितना है, 4 लाख का प्रॉफिट, 4 लाख का लॉस। डिसकंटिन्यूइंग से कितना है, 4.5 का लॉस। मतलब कंटिन्यूइंग से क्या है, 50,000 कमाए थे, और कंटिन्यूइंग पे डाइल्यूट होता तो क्या होगा, थर्ड क्वार्टर में इस पे भी डाइल्यूट होगा। इन दोनों में कितना आ रहा है, 0.4 आ रहा है, लेकिन ये राउंडिंग ऑफ की वजह से पॉइंट आ रहा है, एक्चुअली ये क्या है, लॉस पर शेयर क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो अभी हम रिपोर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि ये, और ये कहानियों में लिखा हुआ है इसका, ठीक है। कंट्रोल नंबर क्या है, ये लिखा हुआ ना, बिकॉज द लॉस ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर इज एट्रिब्यूटेबल टू अ लॉस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, एंटी डाइल्यूट वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। भले ही ये लॉस पर शेयर क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो भी मुझे बताना है क्यों, क्योंकि कंट्रोल नंबर क्या होता है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का जो पॉजिटिव है, और कितना है 50,000। तो नोट तो लिखना पड़ेगा पक्का। हाँ बच्चों, ये लास्ट इलिस्ट्रेशन है स्टडी मटेरियल का, इलिस्ट्रेशन 2, क्योंकि वो वहाँ पे कवर नहीं हुआ। 5% रिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के अलग अलग वेरिएंट्स दिए हुए हैं,
और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। अब आपको क्या बताना है, ईपीएस के लिए क्या करना है, न्यूमरेटर क्या आएगा, रिडीमेबल का मतलब पैसे वापस देने पड़ेंगे, और नॉन क्यूमुलेटिव मतलब डिविडेंड क्या है, एक्यूमुलेट नहीं होगा। अब पहले मुझे ये बताओ, रिडीमेबल है तो ये क्या क्लासीफाई हुआ है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी क्लासीफाई हुआ है तो इसका जो भी ईआईआर निकाल के इंटरेस्ट आया है वो इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऑलरेडी क्या हो रखा है, माइनस। तो इसका अभी आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सेकंड केस ये वाला पढ़ रहा हूँ, एक बार इसको होल्ड करके। नॉन रिडीमेबल है, नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन रिडीमेबल का मतलब पैसा वापस नहीं देना, तो इसको हमने क्या क्लासीफाई किया होगा, इक्विटी। और इसको हमने इस बार क्या कर दिया, रीपरचेज कर दिया, कितने रुपए के डिस्काउंट पर, 1000। तो इक्विटी की रिटर्न हमने कितने किस में डालते हैं, सीधा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। तो P&L में ये 1000 रुपए का फायदा आया नहीं होगा, फायदा है ना, तो 1000 रुपए और ऐड करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट पर रिडीम किए हमने, कम दिए, तो हमारा फायदा है, तो ये क्या करना पड़ेगा, ऐड। उसके बाद में 7% क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। खुद ही कह दिया कि मैंने इसको क्लासीफाई क्या किया हुआ है, इक्विटी। मैंने इसको क्या क्लासीफाई किया हुआ है, इक्विटी। इस साल इसका कोई डिविडेंड एक्रू नहीं हुआ, क्यूमुलेटिव था। अब पिछले साल का इस बार दिया है तो भी क्यूमुलेटिव है, तो डिविडेंड अपना अपने 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 साल में चार्ज होता है। इस साल क्यों नहीं दिया, क्योंकि इस साल के बिगिनिंग में इसने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो पिछले साल का डिविडेंड भले ही इस बार दे, हमने तो ईपीएस के लिए क्या करना होता है, क्यूमुलेटिव का तो रिस्पेक्टिव ईयर्स में चार्ज करना होता है। पिछले 10 सालों का इस बार देता तो भी चार्ज नहीं करता, क्यों नहीं करता, वो अपना रिस्पेक्टिव ईयर में चार्ज होता है, क्योंकि क्यूमुलेटिव है। तो डिविडेंड तो खत्म हो गया। अब इनको राजी करने के लिए, इंड्यूस मतलब लालच देने के लिए कि आप कन्वर्ट करवा लो, तो इनको हमने क्या दिए, एक्स्ट्रा शेयर्स दिए 100, किस फेयर वैल्यू के, 300 के। तो कितना हो गया, 30,000। अब ये इक्विटी क्लासीफाई है तो इसको P&L में चार्ज किया नहीं होगा, तो इसको 30,000 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ चार्ज कर दिया। ये 1000 समझ में आ गया, 30,000 चार्ज हो। जो भी इक्विटी क्लासीफाई हो गए उनका जो कम ज्यादा है वो कहाँ जाएगा। इसका क्यों नहीं कर रहा मैं डिविडेंड विविडेंड का, क्योंकि इक्विटी क्लासीफाई नहीं है, लाइबिलिटी क्लासीफाइड है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पहले ही कटा हुआ है। इन दोनों का कर दिया। अब क्या है, ये भी क्या है, इक्विटी क्लासीफाइड है। द शेयर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट से पर इशू किया है, क्यों, क्योंकि डिविडेंड कब से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट ईयर से। हमारा साल ये है, तो हम डिविडेंड उसको सामने वाले को कम देंगे, तो उसको रिटर्न कैसे दे रहे हैं कि तुम हमें स्टार्टिंग में पैसे क्या दे दो, कम दे दो। तुम हमें स्टार्टिंग में पैसे क्या दे दो, कम। हम तुम्हें डिविडेंड सेकंड ईयर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 1000 रुपये दे दो। डिविडेंड तुम्हें 1000 पर अगले साल से आएगा, तो वो कहेगा इस साल का, तो मैंने कहा कि तुम अभी रुपए क्या दे दो, कम दे दो। तो हम इसकी EIR निकाल के इस पीरियड का किस में डाल देंगे, इक्विटी में डालेंगे, इक्विटी में। क्यों, क्योंकि खुद कह रहे हैं कि मैंने इसको क्या माना हुआ है, इक्विटी माना हुआ है। कहाँ गया, इसको मैंने क्या माना हुआ है, इक्विटी। और EIR वगैरह मान के, भाई आप अगर इक्विटी मान रहे हो तो भी उस पर EIR वाली अकाउंटिंग कब लगाओगे, जब डिविडेंड कम कम ज्यादा कर रहे हो। तो इक्विटी मान रहे हो तो भी ये पैसा आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में प्रोपोर्शनेट बराबर किया। ऐसे समझ लो कि डिविडेंड लेट स्टार्ट होने की बजाय डिविडेंड दे ही नहीं रहे। 100 है और यहाँ कितने पर इशू कर रहे हैं, 70 पर। तो ये निकाल के करोगे तो सही। अब ये मेरे को नहीं पता, इक्विटी मान रहे तो मान रहे, तो इसका जो भी है EIR निकाल के खर्चा गया हुआ है वो किस में गया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में, जो कितना आ रहा है, 18,000। तो उस 18,000 को और चार्ज कर दिया, ये आ गया। तो सीधी सी बात है, जो जो इक्विटी माने हुए हैं ना वो प्लस माइनस कर देना, क्योंकि उनके खर्चे कहाँ नहीं चार्ज हो रखे, P&L में चार्ज नहीं हो रखे, ठीक है। अभी इतना ही करेंगे, ये चैप्टर पूरा हो गया। बाय बाय, लव यू सो मच।